Good afternoon. Okay, so we're meeting after a long time into vacation. Sorry for the inconvenience caused because at home some medical issues were going on. Fine. How are you? How's the vacation? Yes. Where were you? Asa, Ayushi, Drashti, Harshil. So it was good. What you did in the vacation? Projects. Projects. The entire vacation has been passed away in the projects only, I think. Yes, sir. What about you, Harshil? Yes, sir, same situation. Same situation. Okay. Fine. So, how many chapters have been completed in account so far? Sir, till book 3, chapter number 1. Okay, so Sunil ma'am has not gone ahead of that. No, sir, that is our standing. Sunana ma'am is on chapter number 4. Okay, chapter number four, Sunil ma'am is. Okay, so have you sent me the chapter number two? No, two no. Two chapter number two. Sorry, Dusty. No, sir. Okay, so So have can I you? send it now? Right now you send, It please. is small chapter only. It is. It is very small chapter. Send. If you have, just send it up. Yes, sir. चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ पहले तो। आपको दिख रही है बुक? ये आपको सेल्फ स्टडी में दिया है, आपने स्टडी किया है ये चैप्टर को? चलिए कोई जवाब तो दे ही नहीं रहा है। फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हाउ इट वर्क्स, राइट? मीनिंग क्या है और उसको कैसे काम करते हैं, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से हम ये पढ़ेंगे, समझेंगे। Financial statement is a systematic process of analyzing the financial information in the financial statements to understand and take the economic decisions. सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों किया जाता है कि आने वाले टाइम में क्या हम इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके लिए ही किया जाता है। मेन प्रोसेस ही उसका उसके लिए है बेसिकली। द एंटायर meaning of the financial statements will be fruitful only if you are going to understand कि हम कैसे डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। So analysis of financial statement is a study of relationship among various financial values set out in the financial statements. आपको काफी सारी वैल्यूज को समझना पड़ेगा और उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसकी अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको इस सिंपल से लैंग्वेज में लिखना है कि ये प्रोसेस है पूरा एनालाइज करने का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और उससे हम इकोनॉमिक डिसीजन ले पाएंगे अच्छे से। सो आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग दिस पॉइंट्स। सिस्टम प्रोसेस का वर्ड याद रखो, फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन। आप उसको अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस भी दी गई है आपको। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, जनरल डेफिनेशन, दिस इज प्रोसेस ऑफ डिवीजन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड इंटरप्रिटेशन। मायर की डेफिनेशन है, कैनेडियन मुलर की डेफिनेशन है, पर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? अगर आपको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बट इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आगे द टर्म फाइनेंस एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। याद रखो जब भी यहाँ पे हम एनालिसिस की बात करते हैं तो दोनों ही चीज आ जाती है, एनालिसिस भी आ जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हाट्स इंटरप्रिटेशन?
इंटरप्रिटेशन का मतलब आप क्या समझे उससे। एनालिसिस कर दिया आपने, करंट रेशियो निकाला आपने, डिविजिबिलिटी निकाली, असेट्स टू लायबिलिटी आपने देखा कि एक्सटर्नल लायबिलिटी, असेट्स टू एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है वो देखी, पर उससे आपको समझ में क्या आता है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। सो एनालिसिस इंपॉर्टेंट अकेला नहीं है, उसके साथ इंटरप्रिटेशन भी उतना ही काम है। सो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब दोनों होता है, एनालिसिस एज वेल एज इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे लिखा है एनालिसिस क्या काम करता है, वो सिंप्लीफिकेशन करता है फाइनेंशियल डेटा को, जबकि इंटरप्रिटेशन की बात अगर करें तो वो आपको मीनिंग समझाता है कि उसका मतलब क्या होता है। अगेन फाइनेंशियल डिसीजन की जब हम बात करेंगे तो दोनों चीज इंक्लूड होगी, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और उसमें एनालिसिस का क्या महत्व है और इंटरप्रिटेशन का क्या महत्व है, दोनों को समझना है हमको। क्लियर है? और इसीलिए हमको पता है सभी एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इसको यूज करते हैं। अब इसके काफी टूल्स हैं, राइट। हम कुछ टूल्स तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो टूल है। उसके बाद जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, वो रेशियो एनालिसिस है। और उसके बाद जो चैप्टर है फिफ्थ, वो कैश फ्लो एनालिसिस है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको कि टूल्स कौन कौन से हैं, राइट, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ पे आ सकता है कि टूल्स कौन कौन से इसके। तो आपको बोलना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, राइट। तो यहाँ मैं सिर्फ टिक करके रखता हूँ, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये ऐसे तो बहुत सारे टूल्स है, पर यहाँ पे आपको 40 समझाए गए हैं, राइट। पहले समझते कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या किया जाएगा, 2 साल की जो बैलेंस शीट है, राइट, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि हमने क्या ग्रोथ किया कि नहीं किया। और वो कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, बैलेंस शीट का भी हो सकता है या फिर इनकम का भी स्टेटमेंट हो सकता है। ये कंपैरिजन हम 2 तरीके से करेंगे, इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ कि ये कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है इसमें। जस्ट मिनट, लाइन प्रॉपर नहीं हो रही है, राइट। और वो दोनों ही आ गया, उसमें बैलेंस शीट भी आ गई और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया। और ये इसको उसको दूसरे नाम से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, तो उसका मतलब भी कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। और इसमें 2 तरह का एनालिसिस है, इंट्राफॉर्म एनालिसिस भी है और इंटरफॉर्म एनालिसिस भी है। इंटरफॉर्म का मतलब 2 फॉर्म के बीच में, और इंट्राफॉर्म का मतलब होता है एक ही फॉर्म का, पिछले साल का और ये साल का मिला के। उसके बाद है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होता है, वो आपको ये देखने की कोशिश करता है कि पूरे असेट्स में से, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, पूरे असेट में से अगर आपका फिक्स एसेट कितना है, तो वो ये कंपेयर करने की कोशिश करता है कि आपके जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं या जितने भी आपकी पोजीशन है, उसमें से किसी एक पोजीशन कितनी प्रपोर्शन में है, कितनी मात्रा में है, राइट। और ये हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसके अंदर हम कॉमन साइज में क्या करेंगे, हम जो फाइनल फिगर्स जो होते हैं उसको 100 लेके चलते हैं और उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि उसका साइज कितना है। यानी ये आपको ऐसा समझाता है कि हर एक चीज में कंपोनेंट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि बिस्किट में अगर आपको मैं दूं और मैं आपको बोलूं कि इसमें मैदा कितना है, इसमें शुगर कितना है, इसमें सॉल्ट कितना है, आप निकालो, राइट, उसमें पानी कितना गया है, सब कुछ निकालो। तो वो एक्चुअली आप कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे बिस्किट को एक 100 मानना पड़ेगा। बाद में आप बोल सकते हो उसमें 78% मैदा है, उसमें बोल सकते हैं 10% पानी है, राइट, 2% सॉल्ट है, 3% शुगर है, वैसे समझ में आ रहा है। सो कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स को भी वही करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, द टोटलिटी को 100 मानते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं। सो कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स क्या है, वो है कि हम 2 या 2 से अधिक साल का स्टेटमेंट्स निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसके बाद हम टोटलिटी को, जैसे कि अगर इक्विटी लायबिलिटीज है तो उसकी टोटल को 100 मानेंगे, और अगर इनकम स्टेटमेंट में है तो नेट सेल्स को 100 मानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक कंपोनेंट कितनी मात्रा में है।
राइट। ये जो टेक्निक है उसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्टिकल एनालिसिस क्या है, तो वर्टिकल एनालिसिस यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट का एनालिसिस। उसके बाद है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस अपने आप में ही बहुत वास्ट है, राइट। उसमें हम काफी इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट से रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक पीरियड ऐसा आएगा आपको जिसमें आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली बिजनेस करता क्या है, बिजनेस परफॉर्मेंस क्या करता है। वो आपको तभी पता चल सकेगा जब आपके पास रेशियो हो, राइट। सो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। दो या तो रिलेटेड कंपोनेंट्स यानी लायबिलिटी के ही कंपोनेंट्स है, दोनों असेट के कंपोनेंट्स है, या फिर इंटरडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है उनकी। हो सकता है एक कंपोनेंट आप बैलेंस शीट से उठाओ और दूसरा कंपोनेंट आप इनकम स्टेटमेंट से उठाओ और दोनों को कंपेयर करो, राइट। इससे आपको चार चीज समझ में आएगी, राइट। यहाँ पे तो तीन तरह की रेशियो दी है, पर मैं बता दूं चार चीज होती है: प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दिया है यहाँ पे, एफिशिएंसी। यानी ये रेशियो से आपको चार चीज समझ में आएगी रेशियो एनालिसिस से। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सबको? सब एनालिसिस अलग अलग है। कंपैरेटिव इंट्राफॉर्म में इंटरफॉर्म होता है। कॉमन साइज कंपोनेंट के प्रपोर्शन निकालते हैं। रेशियो एनालिसिस प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी दिखाता है। एंड लास्ट है कैश फ्लो। वो आपको ये दिखाता है कि एक्चुअली कितना कैश जनरेट हुआ बिजनेस में से, राइट। दैट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आपको ये समझाता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना आया। एक बात याद रखना, प्रॉफिट इज नोशनल, कैश इज रियल। प्रॉफिट जो भी बताया जाता है बिजनेस में वो नोशनल वैल्यू होती है, वो रियल वैल्यू नहीं होती, राइट। जो रियल वैल्यू होती है वो कैश होती है, राइट। सो इट इज शोइंग द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। वो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का फ्लो दिखाता है, राइट। अंडर ऑल द थ्री एक्टिविटीज, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगी और तीसरी फिनेंस एक्टिविटी आएगी। वो हम देखेंगे फिफ्थ चैप्टर में, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, राइट। और इससे भी हम काफी कुछ निकाल सकते हैं, पर आपको सिलेबस के लिए बहुत लिमिटेड मात्रा में। पर यहाँ पे बेसिकली जो आपको फाइंड करने को मिलेगा वो क्या है, चेंजेस इन कैश पोजीशन, कि बिजनेस में पोजीशन टाइम टू टाइम कितना चेंज हो रहा है कैश, वो आपको फाइंड करने को मिलेगा। सो दिस आर द फोर मेन टूल्स ऑफ और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी ये एनालिसिस भी दो तरह से होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस के अकाउंट्स को नहीं देखो, राइट, पर आप और कोई डिटेल रिकॉर्ड्स देखो। जैसे कि डिटेल रिकॉर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं कुछ डिटेल रिकॉर्ड्स के नाम पे। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट तो ठीक है, उसके अलावा डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट देखो, राइट। और या फिर कोई एनालिसिस इन्वेस्टर ने किया हो, लेंडर ने किया हो, क्रेडिटर ने किया हो, या गवर्नमेंट एजेंसीज ने किया हो। अगर ये सब अगर आप रिपोर्ट देख के अगर पता लगा सकते हो कि बिजनेस क्या कर रहा है, राइट, तो ये सब एक्सटर्नल है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एजेंसीज या एक्सटर्नल लोग बनाते हैं। दूसरी एनालिसिस जो है वो इंटरनल है, राइट, जो कि मैनेजमेंट के लिए ज्यादा मायने रखती है। और इंटरनल जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि वो बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन या फिर बिजनेस की फिनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाती है, राइट। तो डेफिनेटली पोजीशन आपको बैलेंस शीट दिखा देता है और परफॉर्मेंस आपको इनकम स्टेटमेंट दिखा देती है। तो आप पोजीशन या फिर उसको बोल सकते हैं ऑपरेशन एफिशिएंसी, जिसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोल सकते हो आप। और ये नॉर्मली किसको जानना होता है? नॉर्मली मैनेजमेंट को ही जानना होता है। तो यहाँ पे लास्ट में समराइज पॉइंट पे लिखा है, एक्सटर्नल एनालिसिस किसके लिए होता है? क्रेडिटर्स, लेंडर्स, बैंकर्स यानी एक्सटर्नल पार्टीज के लिए। और इंटरनल एनालिसिस जनरली मैनेजमेंट के लिए होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? Yes, sir. मूव ऑन। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस है, और ऐसे ही वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस भी है।
अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायनामिक एनालिसिस की अगर मैं बात बोलूँ, राइट, तो अगर आप बहुत साल तक यानी नंबर ऑफ इयर्स तक आप कंपेयर करते रहो, राइट, और किसी को बेस ईयर मान के चलो, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। एक्चुअली ऐसा एनालिसिस आपको सिलेबस में नहीं है बेसिकली, राइट। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है पर डायनामिक नहीं है, वो डायनामिक तौर पे नहीं है। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड निकल जाता है। एक्चुअली डायनामिक एनालिसिस भी आता है, यानी बहुत सारे साल का आता है, और वर्टिकल एनालिसिस यानी एक ही साल का भी होता है, पर यहाँ पे भी एक साल का नहीं है। स्टैटिक हर एक टाइम पे आपको जो भी एनालिसिस किया जा रहा है वो 2-2 साल के किए जा रहे हैं, राइट, या फिर दो पार्टी के बीच में, या फिर एक ही कंपनी 2 साल में कॉमन साइज स्टेटमेंट के हिसाब से वर्टिकल। तो ये हम पढ़ चुके हैं एक्चुअल में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, ये समझ लो कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नॉर्मली हर एक टाइम पीरियड के लिए होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, और वर्टिकल एनालिसिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है जब अकाउंट्स क्लोज होते हैं, यानी उसी साल का ऊपर नीचे देखा जाता है। फटाफट डिफरेंस समझते हैं, डिस्टिंक्शन, राइट। और बाद में उन्होंने इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म कंपैरिजन भी दिया है। डिस्टिंक्शन क्विकली समझ लेते हैं। नंबर 1, इट रिक्वायर्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल की जब हम बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हम लेते हैं, राइट। 2 पीरियड से ऊपर के, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि 2 कंपनी के बीच के भी ले सकते हैं। जबकि वर्टिकल एनालिसिस जनरली, यहाँ पे तो आपको ऐसा दिया नहीं है, पर जनरली एक ही पीरियड के लिए होता है। यानी उसी साल अगर बैलेंस शीट में अगर मुझे पता चले कि फिक्स एसेट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, और उसी साल में मुझे ऐसा पता चले कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, फिक्स एसेट कम है, तो वो नॉर्मली वर्टिकल एनालिसिस बोले जाते हैं। इसको मैं टिक भी कर देता हूँ। दे आर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए होता है, राइट, जबकि ये 1 पीरियड के लिए होता है। तो इट डील्स विद द सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, जबकि ये डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम पीरियड, ऐसा भी बोल सकते हो आप। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अभी भी किया जाएगा तो उसमें 2 वैल्यूज निकाली जाएगी, एब्सोल्यूट की और परसेंटेज टर्म्स की भी, राइट। जबकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जब भी हम कलेक्ट करेंगे वो सिर्फ नॉर्मली परसेंटेज टर्म्स में होंगी। यूजफुलनेस क्या है इसका, ये आपको अलग अलग टाइम दरमियान क्या हुआ वो बताता है, इसीलिए इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोला जाता है। जबकि वर्टिकल एनालिसिस आपको लेट्स से बैलेंस शीट है और लेट्स से लायबिलिटी ही है, तो लायबिलिटी में भी कितनी लायबिलिटी कौन सी है, यानी उसमें भी शेयरहोल्डर्स फंड्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म कितने हैं, शॉर्ट टर्म कितना है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। बेसिकली वही चीज के एनालिसिस सेक्शन वाइज करते हो आप, यानी दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। कंपैरिजन, नॉर्मली ज्यादा कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होता है, वर्टिकल में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, राइट। ऐसा बोल सकते हो कि इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन, पर इट इज नॉट अ कंपैरिजन एग्जैक्टली। हम तो सिर्फ उसका कंपोनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ कंपैरिजन बट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। क्लियर है ये? कल ये सब, Yes, sir. दैट्स इट फॉर टुडे। मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ आज, राइट। कल मैं इससे आगे जाऊंगा। ये सिर्फ लर्न करना है आपको, बेसिक है। अभी इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म है, कुछ चीज हमने पढ़ चुके हैं। पर्पस ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है ऑलरेडी, राइट। और इसके बाद वाला चैप्टर भी बेटा भेज देना, और ये भी हमको पता है बेटा, ये हम सब पढ़ चुके हैं। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, एक्सटर्नल पार्टीज है सब, और ये लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मुझे थर्ड चैप्टर भेज देना, क्योंकि कल हम क्योंकि थर्ड चैप्टर पे मूव कर देंगे इसके बाद। फाइन, Yes, sir. मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ अभी आज, कल हम जाएंगे उससे आगे थोड़ा। फाइन, कल हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे उसके बाद। दैट्स इट। रेगुलर कल थोड़ा लंबा जाएगा लेक्चर, दिस इज फर्स्ट डे, राइट। कल से थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, और कल हम सम्स करेंगे कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। आप पढ़ ही चुके होगे, फिर भी मैं मेरे हिसाब से बता दूंगा आपको एक बार। क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे।